नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्जाम कार्ड लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके बीच में 16 जनवरी को एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है उसके हिंदी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथ ही विद्यार्थियों, मैं आपको एक संकेत करना चाहूँगा कि मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट के सॉल्व के साथ साथ मेरे जितने भी टीचर्स बंधु हैं वो जीडी की परीक्षा का बहुत ही सफल, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरी तरीके से सारी विषयों का पेपर सॉल्व कराने का 100% आपको कार्य प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपके बीच में हिंदी पर कुछ काम करता हूं। थोड़ा सा प्रश्न नंबर 1 की ओर ध्यान देना। हिंदी में प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, सीमा की बात सुनकर के जया को आश्चर्य हुआ। एक ऐसा सेंटेंस लिखा है, सीमा की बात को सुनकर के जया को आश्चर्य हुआ है। एक ऐसा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसका समानार्थी बताना है। विद्यार्थियों, समानार्थी कहना चाहिए या पर्याय कहना चाहिए? तो आश्चर्य के स्थान पर समानार्थी को प्रयोग करना है। अब सेंटेंस में ऐसा लिखा गया है कि सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ। विद्यार्थियों, अचरज आश्चर्य से मैच करता है, लेकिन यह शब्द कैसा है? तद्भव। और आश्चर्य कैसा है? तत्सम। इसीलिए यह विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तत्सम का उत्तर तत्सम में देना चाहिए और तद्भव का उत्तर तद्भव में देना चाहिए। तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा भाई। दूसरा है, सीमा की बात को सुनकर जया का मनोरथ लगा। अब सेंटेंस में यह कहा गया है कि आश्चर्य के समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। तो अचरज आश्चर्य का तद्भव पर्याय रूप पालन करता है, लेकिन तद्भव में करता है। अब सीमा की बात को सुनकर जया को मनोरथ लगा। मनोरथ का मतलब है मनोकामना। अब मनोकामना इस आश्चर्य के पर्याय को मैच नहीं करता है। तीसरा है, सीमा की बात को सुनकर जया को विस्मय हुआ। विस्मय पर्याय है आश्चर्य का, तो आश्चर्य का पर्याय विस्मय हुआ, अचरज हुआ और अचंभे की बात करता हूं। अब देखिए विद्यार्थियों, आश्चर्य के कितने पर्यायवाची हैं? अचरज है, विस्मय है, अचंबा है, लेकिन मनोरथ का मतलब है मनोकामना। अब पूछा गया है कि समानार्थी आश्चर्य का नहीं होना चाहिए, तो विकल्प उत्तर क्या दिया है? सीमा की बात के सुन को जया को मनोरथ लगा, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देना, निम्न में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची, चंद्रमा शब्द का निम्न में चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अब चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची बताना है। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि, मयंक, राकेश, निशाकर, छपाकर। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अब मैं बात करता हूं अंशुमाली की। अंशुमाली का मतलब है सूर्य। और दिनकर की बात करता हूं। दिनकर का मतलब दिन को करने वाला, अर्थात सूर्य। और मैं घोटक की बात करता हूं। घोटक का अर्थ घोड़ा है। अब बात करनी थी चंद्रमा की, चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। और शशि, मयंक, राकेश, ये चंद्रमा के क्या है? पर्यायवाची। जैसे राकेश की बात करिए, मयंक की बात करिए, शशि की बात करिए, छपाकर की बात करिए, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो उत्तर क्या होगा? ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 3 में लिखा है,
निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा नहीं हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। तो जो कभी बूढ़ा नहीं हो, इसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है। अब देखिए, अजर का मतलब है अ माने नहीं और जर माने बूढ़ा। तो अजर का मतलब जो बूढ़ा नहीं है, अब पूछा भी यही है, तो अजर का मतलब है जो बूढ़ा नहीं हो। अपार का मतलब है जिसका पार नहीं पाया जा सके, पार नहीं पाया जा सके। अमर, अ माने नहीं और मर का मतलब है मरण, यानी जिसका मरण नहीं हो वो अमर है। अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ हो। तो यहां जो कभी बूढ़ा नहीं हो, इसके लिए बताना है। तो अजर का अर्थ क्या निकल के आया है? जो कभी बूढ़ा नहीं हो। विकल्प का उत्तर क्या होगा? ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। एक सेंटेंस इनकम्प्लीट देख पा रहे हैं, घोड़े बेचकर, ऐसा लिखा है घोड़े बेचकर के, फिर रिक्त स्थान दिखाया है। उपर्युक्त मुहावरे को निम्न विकल्पों में से पूरा करना है। घोड़े बेचकर, तो विद्यार्थियों ये आपने कभी सुना भी होगा कि घोड़े बेचकर के सोना, ये मुहावरा है। घोड़े बेचकर के सोना अर्थात निश्चिंत हो जाना। तो घोड़े बेचकर घूमना ये इसका मानक पूरा नहीं करता है, और घोड़े बेचकर खाना ये भी इसका पूरा नहीं करता है, और घोड़े बेचकर रहना ये भी पूरा नहीं करता है। घोड़े बेचकर के सोना यानी स्वतंत्र रूप से जीवन को जीने की रीति को दिखाया गया है इसमें। घोड़े बेचकर के सोना, निष्कंटक होकर के रहना। तो उत्तर क्या होगा? ये वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अब रेखांकित किसके लिए नीचे दिया गया है? कमजोर आदमी को एक रोग लगा रहता है। रेखांकित में क्या दिया है? रोग। रोग का अर्थ क्या है? बीमारी कह दो, और व्याधि कह दो, एक परेशानी कह दो, इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो कमजोर आदमी को एक अनेक रोग लगा रहता है, कमजोर आदमी को एक अनेक व्याध लगी होती है। अभिशाप नहीं लगा होता है, वरदान भी नहीं होता है, कमजोर को बहाना भी नहीं होता है। इसीलिए सेंटेंस का जो उचित उत्तर होगा, कमजोर आदमी को एक अनेक व्याध लगी है। रोग के स्थान पर क्या आएगा? व्याधि। व्याधि का मतलब है समस्या। इसका उत्तर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 6 है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द में उत्तर देना है। एक ऐसा सेंटेंस है जिसको शब्द के माध्यम से नहीं वर्णन कर सकते हैं, वचन से नहीं कह सकते हैं, उस पर बात करनी है। तो अनुकरणीय का मतलब क्या है? अनुकरण करने योग्य। अनुकरणीय का मतलब क्या है? अनुकरण करने के योग्य। अलौकिक का मतलब क्या है? विचित्र, जो इस लोक में नहीं हो। और अनिवार्य का अर्थ क्या है? देखिए, अनिवार्य का वास्तविक अर्थ है जिसका निवारण नहीं हो, जिसका निवारण नहीं हो सके, निवारण नहीं हो सके। और अनिवार्य का एक क्या होता है? जरूरी। और अनिवर्चनीय अर्थात जिसको वचन से पूरा नहीं किया जा सके, जिसके वचन को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? अनिवर्चनीय। क्योंकि अनिवार्य का मतलब है जिसका निवारण नहीं हो। अलौकिक का क्या मतलब है? जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, विचित्र प्रकार का हो। अनुकरणीय जिसका अनुकरण कर किया जाने योग्य हो।
अब सेंटेंस में ऐसा लिखा है तो उत्तर ये होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन कीजिए। यानी एक वाक्यांश लिखा हुआ है, एक शब्दों का समूह है और उस शब्दों के समूह के लिए एक शब्द में उत्तर देना है, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो कल्पना से परे हो, परे का मतलब दूर हो, यानी जहां तक हमारी कल्पना नहीं पहुंचे। अब कालातीत का मतलब है समय से दूर, और काल्पनिक का मतलब है कल्पनाओं में, और प्रामाणिक जिसका प्रमाण उपस्थित हो। प्रामाणिक का मतलब है प्रमाण उपस्थित हो। अब है कल्पनातीत। तो कल्पनातीत का मतलब क्या है? जो कल्पनाओं से दूर हो, जो कल्पनाओं में आ नहीं सकता हो। परे शब्द का मतलब दूर है, तो उत्तर क्या होगा? कल्पनातीत। जो कल्पनाओं में नहीं आ सकता उसको कल्पनातीत कहते हैं। प्रामाणिक का मतलब है जिसको प्रमाण उपस्थित कर दिया हो। काल्पनिक का मतलब है कल्पनाओं में। कालातीत का मतलब है काल से दूर हो। तो उचित उत्तर क्या होगा? कल्पनातीत। आगे लिखते हैं, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 8 है, एक मुहावरा है बाछें खिल जाना। जी, एक मुहावरा है बाछें खिल जाना, अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। बाछें खिलने का अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा खुश होना। अब बाछें खिलने का अर्थ है खुश होना, और ये सुंदर होना इस मुहावरे का पालन नहीं करता है। फूल खिल जाने का मतलब है व्यक्ति से संबंध नहीं है इसका, और दोस्त मिल जाना खुशी हो सकती है लेकिन मुहावरे का पालन नहीं करता है। इसलिए बाछें खिलने का अर्थ क्या है? प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। तो उत्तर यही होगा। क्वेश्चन संख्या 8 का उत्तर नंबर जो है वो तीसरा है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप, ऐसा लिखा है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसका मतलब है प्राण पखेरु उड़ जाने का मतलब मृत्यु हो जाना, जीवन का अंत हो जाना, जीवन समाप्त हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। प्राण पखेरु चले गए। अब रेखांकित शब्द में दिया है चले गए, और इस रेखांकित स्थान के बदले उपयुक्त शब्द का चयन करना था। अब उड़ने का अर्थ क्या है? चले जाना, और चले जाने का अर्थ है दूर हो जाना। तो ये दोनों एक दूसरे के मिलान को प्रदर्शित करते हैं। उसके प्राण पखेरु तैरते नहीं है कभी भी, उसके प्राण पखेरु सोते नहीं है कभी, उसके प्राण पखेरु गुम नहीं होते हैं। इसलिए ये तीनों विकल्प इसका उत्तर नहीं हो सकता है, उत्तर यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर 1 ही इसका उत्तर है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देना। विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब रेखांकित दिया है खाया पर, यह है क्रिया। खाया क्या है? क्रिया। और क्रिया के लिंग की अगर बात की जाए तो यह पुल्लिंग की क्रिया है। अब बात आई बर्फी की, तो बर्फी कैसा है? स्त्रीलिंग। तो हमको तो बर्फी के अनुसार लगाना है। तो श्याम ने बर्फी खाई, ये लग नहीं पाता है। श्याम ने बर्फी खा ली, ये सेंटेंस को मैच नहीं करता है। खाए की अगर बात करें तो ये बहुवचन की बात करता है, और खाई शब्द जो है वो उचित उत्तर होगा। इसका मतलब है श्याम ने बर्फी खाई। विकल्प का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 10 का विकल्प संख्या 4। अगले प्रश्न पर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 11 में लिखा है,
निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक शुद्ध वाक्य का करना है। श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क नत था। देखिए विद्यार्थियों, मस्तिष्क कैसे लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान देना। यहां जो मस्तिष्क लिखा है वो होता है मस्तिष्क, इसलिए इसकी वर्तनी कैसी है, गलत। अब इस विकल्प पर बात करिए। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गईं, ऐसा लिखा गया है। उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, कारण यह था पढ़ाई ज्यादा की है। तो सेंटेंस में अभी देखते हैं कि यह शुद्धता का पालन करता है। लेकिन अभी दो विकल्प पर और चर्चा करते हैं। मोहन भूख में तड़प रहा। अब यहां प्रश्न में जो आया है मैं, इसका कारण होना चाहिए से। मोहन भूख से तड़प रहा या भूख के कारण से, आखिर बात तो वही है। और वह चिंता करती करती मर गई। वह चिंता करती करती मर गई। अब इसकी बात होनी चाहिए गई, और दिया है गए। इसका मतलब है इससे इसका मिलान नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये मस्तिष्क के चक्कर में गलत है। सेंटेंस बचा दो। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 में एक वर्तनी की अशुद्धि को दूर करना था। यानी सेंटेंस में वर्तनी को देखना है, वर्तनी किस सेंटेंस में गलत है, और उस माध्यम से इस प्रश्न को देखा जाएगा। प्रश्न में ऐसा लिखा है कि निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अब प्रश्न के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। मैं उसको चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। अब सेंटेंस होना चाहिए मैंने उसको चुप होने के लिए कहा। मैंने उसको चुप होने के लिए कहा लेकिन उसने एक नहीं सुनी। इसका मतलब है सेंटेंस सही नहीं है। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। बहुत सुंदर कथन। यानी जो जहाज था, पोत था, जो जा रहा था जल में, वो तो नष्ट हो गया, लेकिन किसी तरीके से वो जो यात्री थे उनको बचा लिया। इसका मतलब है सेंटेंस ये सही है। लेकिन अभी दो विकल्पों पर और बात करनी है। अभी वह उसके स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था। तो सेंटेंस में जो लिखा गया है वो ठीक से नहीं लिखा गया है। ऐसा होना चाहिए कि जो स्कूल गांव के निकट था वह उसमें पढ़ा। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। नहीं, सेंटेंस ये भी गलत है। पृथ्वी गोल है, हम इसे प्रमाणित क्या करेंगे। पृथ्वी गोल है, सेंटेंस गलत लिखा है। तो उचित उत्तर क्या होगा, ये उत्तर होगा विकल्प संख्या 2। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है। अब रिक्त स्थान है और को उसकी कायरता के लिए। अब सूर के विलोम शब्द से उपर्युक्त को पूर्ण करना है। तो विद्यार्थियों, सूर शब्द का मतलब क्या है, वीर कह दो, योद्धा कह दो, निडर साहसी वीर कह दो, ये कह सकते हैं सूर जो है। तो अब हमें क्या करना है कि सूर का विलोम से लेना है। तो ये तो रहे सूर के अर्थ। अब इनका क्या लेना था, विलोम। तो सूर का डरपोक हो सकता है, भीरू हो सकता है, ये इसका विलोम हो सकता है। दिलेर, दिलदार व्यक्ति को कहते हैं। निर्भय, जिसको भय नहीं हो। भीरू शब्द का मतलब क्या है, डरपोक, जो विलोम किसका है,
साहसी का, और सूर का, योद्धा का। इनके बदले क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और सरस जो रसीला हो। अब सूर का जो उचित उत्तर क्या होगा? भीरू। क्वेश्चन संख्या 13 का उत्तर क्या होगा? 13। 13 का 3। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 14 में आप देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि की पहचान करनी है। विद्यार्थियों, संबंधवाचक सर्वनाम की जब मैं बात करता हूं तो ऐसे सर्वनाम जो एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से जोड़ते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे आपने ऐसा लिख दिया, जो सो, फिर क्या है? जैसा तैसा, जो जिसका। ये क्या है बंधुओं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ही ये है कि एक संज्ञा का संबंध जो दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, दूसरी संज्ञाओं से जोड़ते हैं या संज्ञाओं के बदले प्रयोग होते हैं, उन सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया। अब एक सर्वनाम आया है यह, और दूसरा क्या आया है? जिसका। अब इन दोनों में मिलान नहीं हो सकता है भाई। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। अब जो का होता है सो, और यहां क्या आया है? वे, और आया है किसके बदले? इसके। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। अब यहां पर सर्वनाम आया है यह, और इसके बदले में आया है जिसे। मिलान इसका भी ठीक नहीं है भाई। अब अंतिम विकल्प को और देखना है। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा। तो मेरी जो खरीदने वाली किताब थी, जिसको मैंने कल खरीदा था, वही किताब खो गई है। इसका मतलब है विकल्प का उत्तर क्या होगा? 4th। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 15 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है? विद्यार्थियों, विशेषण के प्रयोग की बात करता है विशेषण। और विशेषण आप जानते हैं किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। मैं ऐसा कह दूं जैसे गुलाबी पतंग, तो यहां गुलाबी क्या है बंधुओं? विशेषण है जो पतंग की विशेषता बता रहा है। अगर मैं कह दूं चालाक लड़का, तो चालाक क्या है? विशेषण जो लड़के की विशेषता बता रहा है। तो अभी आपके सामने ये बात सामने आई है कि संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब नीना खाती है, नीना खाती है, इसमें कोई विशेषता की बात सामने नहीं आ रही है। शीला सोती है, इसमें कोई विशेषता की बात नहीं आती है। राधा के बाल लंबे हैं। विद्यार्थियों, ये बाल कैसे हैं? लंबे। तो बाल क्या है? संज्ञा। और इसका गुण क्या है? लंबा होना। विशेषण की बात यही हो रही थी। करीम खेलता है, ये सामान्य कथन है। उत्तर क्या होगा? राधा के बाल लंबे हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा? 3रा। चलो अगले प्रश्न की ओर बात ध्यान देना आप लोग। एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश का उचित विकल्पों से
उत्तर देना है। तो यहां से लिखता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण ही नहीं कह दिया था कि साहित्य समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह अचानक ही नहीं कह दिया था कि साहित्य समाज का कैसा है, दर्पण। निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी है। मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। एक ऐसा कथन लिखा है। अब आगे लिखते हैं, साहित्य रिक्त स्थान की चेतना को विकसित करता है। विद्यार्थियों, कविता की अगर बात करें, कविता में चेतना होती नहीं है। राजनीति की अगर बात करें, राजनीति की, तो इसकी चेतना जो है वो राजनीति में ही काम आएगी, राजनीति में काम आएगी। तो ये नहीं हो सकता है और कहानी से इसका कोई लिंक नहीं है। अब विकल्प बचता है समाज। समाज, अब समाज को जरा देखिए, यहां पर साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। यदि ऐसा कह दिया जाए, साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है। साहित्य वह है जिसमें समाज अपना हित, अपना चेहरा देखता है। अगर ऐसी बात की जाए कि साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, तो उत्तर क्या होगा, फोर्थ। आगे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 17। और जो दूसरा वाला जो रिक्त स्थान है, ये वाला, यहां पर भी एक शब्द भरना है। साहित्य की वो है, साहित्य वो है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा। यदि साहित्य शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा होना चाहिए। विद्यार्थियों, जो शरीर शब्द है उसका महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, आत्मा। आत्मा का जो संबंध शरीर से है वो साहित्य समाज से जुड़ता है। तो उत्तर क्या होगा, आत्मा। भावना से नहीं होगा, बुद्धि से नहीं होगा, आंख से नहीं होगा, होगा आत्मा से। तो आपको यह देखना है कि इस विकल्प में अगर इसको रख दिया जाए तो ये पूरा सारबान सेंटेंस बनता है। इसलिए उत्तर कौन सा होगा, तीसरा। चलो आगे अगला प्रश्न की ओर ध्यान देना। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं रिक्त स्थान होता है, वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो विद्यार्थियों, जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध जो होता है उतना क्या होता है, उन्नत। अब यहां पर जो उन्नति है वो उन्नत शब्द का सही वर्तनी नहीं है। प्रोन्नत से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अवनत का मतलब है पतन की ओर, इसलिए उन्नत का मतलब है उत्थान की ओर। वर्तनी की दृष्टि से सही है तो उत्तर क्या होगा, उन्नत। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 19 में जो कहा गया है उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा लिखा गया है, समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यानी समाज का नव सृजन करना है तो साहित्य कैसा है, सशक्त माध्यम। यह के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से भी सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम है। यह जनमंच, जनमंच का मतलब है लोगों की सभा। जनमंच का मतलब लोगों की सभा।
और जनसामान्य का मतलब है प्रत्येक मनुष्य। प्रत्येक मनुष्य। और जागरण का मतलब जागना। और जनमन अर्थात लोगों का मन। अब ये प्रश्न की ओर ध्यान देना, समाज का नवसृजन करने वाला साहित्यिक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जनसामान्य के सम्मुख क्या होगा? जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से। अगले सेटअप प्रश्न की ओर जाएंगे, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। यह जनमानस के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, बात दासता की है, इसका मतलब क्या है? गुलामी। दहशत का अर्थ क्या है? डर। और देश काल का मतलब है देश के समय पर। और दक्षता का मतलब क्या है? प्रवीण। दक्षता का मतलब प्रवीण। तो अब बात ये आती है कि जनमानस के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को प्रस्तुत करता है। तो विकल्प में क्या आएगा? देश काल। विकल्प का उत्तर क्या होगा? तीसरा। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने आपके इस पेपर के 20 क्वेश्चन का हर विकल्प का सही से उत्तर देने का बहुत अच्छा संभव प्रयास किया है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा इस पेपर में जो क्लासिफिकेशन आप देख पा रहे हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हमारी एक जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी की जो परीक्षा से संबंधित प्रकार की जो पुस्तक है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपको वर्णन करता हूँ विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में किसी भी किस्म के प्रश्न पूछे गए हों, उनका समावेश इस पुस्तक में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका हमारी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसमें दर्शाया गया है कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, आप परीक्षा का कहीं से भी प्रश्न को देखते हैं, कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है, तो इसमें हमने एक क्यूआर कोड की व्यवस्था की है। सारी सब्जेक्ट का अलग अलग क्यूआर कोड है। हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आप लोग, तो 1 मिनट में हमारी ये पुस्तक आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। तो साथियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस पुस्तक के विषय में कि आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन को एक अच्छा आयाम प्रदान करने के लिए हमारे टीचर्स बंधुओं ने इस पुस्तक को जो तैयार किया है, उसमें अथक श्रम किया है, वो आपके जीवन को एक सार्थक सिद्ध होगी, आपको अच्छी सफलता दिलानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं तथा अपने साथी मित्रों को संदेश करिए, सूचना दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक का अध्ययन करें और आप अपने भावी जीवन को एक नया आयाम प्रदान करें। जीवन सफलता के लिए ये सबसे सरल और सूक्ष्म सूत्र आपको प्रदान करते हैं हमारा ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।